हेलो बच्चों आज हम पढ़ेंगे बेटा वेव ऑप्टिक्स लेक्चर 3, जिसमें बेटा हम डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे और डिफ्रैक्शन के साथ पोलराइजेशन भी यहाँ पढ़ेंगे। कुछ न्यूमेरिकल वाइड ऐसी के वो एक साथ मैं डिफ्रैक्शन के साथ कराऊंगा, आप टेंशन ना लो। कुछ मैंने वहां करवा दिए थे। जैसे बच्चों डिफ्रैक्शन हम पढ़ते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में क्या बच्चों देखो, डिफ्रैक्शन की कंडीशन क्या है। यदि अपने पास बच्चों एक सोर्स है एस और एस में से ऑब्स्टेकल हमने रख रखा है। अब अलग कंडीशन है बच्चों। डिफ्रैक्शन की पहली कंडीशन होती है जो आपका साइज ऑफ अपर्चर है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू वेवलेंथ होना चाहिए। साइज ऑफ अपर्चर जो होगा बच्चों वो ऑलमोस्ट इक्वल टू वेवलेंथ होगा तो डिफ्रैक्शन देखा जाएगा। डिफ्रैक्शन कैसा है, ऑब्स्टेकल लगा दिया तो यहाँ क्या करें बेटा, यदि यहाँ ऑब्स्टेकल रखा हुआ आप यहाँ से लाइट लगाओगे तो बीच में शैडो बन जाएगी, ज्योमेट्रिक शैडो बन जाएगी और इस साइड वाला एरिया क्या होगा, चमकेगा, है ना। वो हम जानते हैं नॉर्मल। ये पेन लगा दिया, यहाँ से लाइट डालेंगे तो पेन के पीछे जो शैडो आएगी इसके ऊपर नीचे चमक आएगी, ये लिखा हुआ है ना, वो दिखा रखा बच्चों ये आपकी शैडो उसके आसपास चमक आ रही है। एक तरीका और देखो बच्चों, यदि अपने पास सोर्स है और ऑब्स्टेकल बच्चों यहाँ लगा दें, ऊपर भी लगा दें और नीचे भी लगा दें, है ना बच्चों। जैसे यहाँ ऊपर और नीचे ऑब्स्टेकल लगा दिया तो यहाँ से लाइट जाएगी तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, अब ये वाला पोर्शन सर चमकेगा। यहाँ क्या होगा सर, यह शैडो आएगा, अंधेरा आएगा। वही यहाँ सामने दिखा आपका क्या है, इल्यूमिनेशन है। ऊपर क्या बच्चों, शैडो है ऊपर नीचे, सही है क्या। वो बीच में क्या चमक और ऊपर नीचे क्या बच्चों आपकी शैडो आई है। ये क्या बन जाता था, बेंडिंग ऑफ लाइट नियर द एजेस एंड कॉर्नर of obstacle or slit and spreading into a region of geometric shadow is known as diffraction। तो diffraction क्या बोला गया बच्चों, diffraction क्या है सर, बेंडिंग ऑफ लाइट है नियर द एजेस और कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल। तो साउंड वेव का देखा जा सकता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ गेट बंद है, गेट के बिल्कुल साथ में आप सुनोगे जहां से नीचे से थोड़ा रास्ता बचा हुआ है तो वहां से वेव आपकी बाहर जाने की और ऐसे आपका बाहर जाएगी और बेंड कर जाएगी ऊपर की डायरेक्शन में। तो जब आप गेट के पास खड़े होगे ना बच्चों तो ऐसे कान लगाए सुनते कहां से आवाज आती, गेट के अंदर से तो नहीं आएगी, तो नीचे साइड से आवाज आएगी और ऐसे ऊपर की तरफ बेंड करेगी, उसको डिफ्रैक्शन बोला जाता है। वही लिखा हुआ है स्प्रेडिंग इनटू शैडो। यदि लाइट का डिफ्रैक्शन है, क्या बोला कि शैडो जब बन जाएगी उस रीजन में, कुछ रीजन में, तो उसको आपको डिफ्रैक्शन बोला जाता है, उसको हमें डिफ्रैक्शन बोला जाएगा। कंडीशन इज साइज ऑफ अपर्चर, अपर्चर का साइज होगा बेटा ऑलमोस्ट इक्वल टू वेवलेंथ आएगा, सही है क्या। देखो बच्चों टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन कितना बन सकता है, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन बन सकता है बच्चों, या आपका फ्रेजनल्स बन सकता है। वो दो लाइन यहाँ बनी हुई है। कैसा होता है बच्चों, आप देखो फ्राउनहोफर, the source of light and the screen on which diffraction pattern is obtained are effectively at infinite distance। जहां आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न देखना है वो सोर्स से कितनी दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है फ्रॉम द डिफ्रैक्शन सिस्टम, सही है। इन दिस केस डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। क्या यूज किया जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। एंड कंसीडर द प्लेन वेव फ्रंट आर इन केस दिस। जब इनफाइनाइट की आप बात करो तो मैं जानता हूं कैसा भी सोर्स हो, इनफाइनाइट दूरी पे कैसी वेव फ्रंट होती थी, प्लेन वेव फ्रंट होती थी। तो प्लेन वेव फ्रंट के लिए बच्चों कहां बन जाएगा सर, इनफाइनाइट दूरी पे आपका पैटर्न बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट आएंगी, वो पहले से जानते हैं। कॉन्वेक्स लेंस यहां यूज करना पड़ा, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन बोला जाता है। फ्रेजनल्स डिफ्रैक्शन क्या बेटा, द सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन आर केप्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस। सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन क्या फाइनाइट डिस्टेंस पे है फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग सिस्टम से। इन दिस केस वी कंसीडर सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये भी मैं जानता हूं, जब भी फाइनाइट आपने डिस्टेंस लिया था, पॉइंट सोर्स था तो स्फेरिकल वेव फ्रंट था बच्चों, ये लाइन सोर्स था या एक्सटेंडेड सोर्स था तो आपकी कैसी आई थी लाइट सर, वो आपकी सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट में आई थी। देखते हैं बच्चों एक एक करके, दो तीन लाइन देखो बेटा। द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द साइड एंड कॉर्नर ऑफ क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्शन, सही है क्या। और वो अपने दो लाइन कैसे, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल भी थ्योरी है, बस कंसेप्ट क्लियर। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड। फ्राउनहोफर पे कहां गया था, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। कहां जाएगा, स्फेरिकल में प्लेन में है, हाँ प्लेन में आएगा और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आएगा। फ्राउनहोफर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट बच्चों, डबल स्लिट नहीं होता, सिंगल स्लिट है, एक स्लिट होगी, वहां दो थी ना पहले अपने वाईडीएससी में, यहाँ आपकी सिंगल स्लिट आई। देखो कैसा है, फ्राउनहोफर में क्या लिया बच्चों, एक स्लिट हम लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस हम लेंगे, प्लेन वेव फ्रंट आएंगी कॉन्वेक्स लेंस पे और यहाँ मिल जाएंगी, ये भी सही है, फाइनाइट डिस्टेंस में मिल जाएंगी। ओके, हमने क्या किया बच्चों, कुछ एंगल पे हमने आपको क्या लिया, स्लिट लिया। ये स्लिट के कारण बच्चों ये स्लिट ना होती, देखो बच्चों ये स्लिट नहीं होती तो ऐसे आपकी वेव आती और ऐसे आपकी यहाँ पे मिल जाती। लेकिन बच्चों क्योंकि अपने पास अब स्लिट लगा हुआ है तो क्या करेंगे, बेंड किया, इसके कारण ये बेंड किया। बेंड करेंगे तो बच्चों कहाँ मिल जाएगी सर, यहाँ कहीं ऊपर जाके मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी बच्चों, आप देखोगे तो थीटा एंगल पे है तो कहाँ जाके मिल जाएगा, कुछ ऊपर जाके मिल जाएगा, वो आपका ऑब्टेन हो जाएगा मैक्सिमा या मिनिमा। कैसा होगा बच्चों, ये मैक्सिमा यहाँ पे बन जाए। क्यों सर, यहाँ बीच में क्या स्पेस खाली, तो यहाँ क्या था आपका इल्यूमिनेशन आता था, ऊपर नीचे क्या आएगी, शैडो आएगी। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न कंसिस्ट ऑफ क्या क्या बच्चों, सेंटर लार्ज मैक्सिमा, सेंटर लार्ज मैक्सिमा आपका बनेगा और बी पे अल्टरनेट मैक्सिमा एंड मिनिमा, बीच में आपका सेंट्रल मैक्सिमा बहुत बड़े साइज का होगा बच्चों,
ज्यादा इंटेंसिटी का होगा, वो मैं वैल्यूज बताऊंगा कितनी इंटेंसिटी ड्रॉप होगी, तो पहले आई नोट है तो बाद में कितनी आएगी, और धीरे धीरे बच्चों आपका अल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा आएगा। इंटरफेरेंस में बच्चों ऐसी चमक वाली दिक्कत नहीं थी, इंटेंसिटी सेम थी, विड्थ भी सेम थी मैक्सिमा मिनिमा की। यहाँ बच्चों आपके पास जब तक आपने व्हाइट लाइट यूज नहीं किया है ना, आपने मोनोक्रोमिक लाइट में क्या था बच्चों, आपकी विड्थ भी सेम थी, चमक भी सेम थी, यहाँ वो डिफरेंस आएगा। अल्टरनेट मैक्सिमा एंटायर पैटर्न इज वेरी कॉम्प्लेक्स विद द लीस्ट कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब चमक कम है, आपको सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा ही दिखता है, बाकी तो आपको अंधेरा ही दिखाई देता है, यहाँ बाकी सबका अंधेरा ही दिखाई देता है। कुछ देखते हैं एक बार, ये क्या बोला बच्चों, कुछ एक एक लाइन के न्यूमेरिकल इन फ्रॉम ओवर डिफ्रैक्शन वी गेट द डिफ्रैक्शन पैटर्न बाई कैसा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है ना बच्चों, हमने बताया था कॉन्वेक्स लेंस। इन फ्रॉम ओवर डिफ्रैक्शन वी गेट अल्टरनेट मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, करेक्ट। देखो बच्चों एक बार इसका मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन हम बताते हैं, विड्थ की हम बात करते हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट नोट ये आएगा बेटा, जो इसकी सेंट्रल मैक्सिमा विड्थ होती है डबल होती है किसी और विड्थ से, किसी और डार्क या आपकी या मैक्सिमा मिनिमा से। देखते हैं एक बार। तो बच्चों हमने क्या किया, एक लेंस लिया बेटा, पहले सिंपल यहाँ आपका कन्वर्ज होना था, लेकिन ये आपका आपका स्लिट लगे होने का यहाँ चला गया। ए जो है बच्चों क्या हो गया, विड्थ ऑफ स्लिट है, और डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, यहाँ से स्लिट से लेके स्क्रीन तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ की डिस्टेंस, दैट इज कैपिटल डी। बेटा इसका मैक्सिमम मिनिमा कंडीशन क्या आएगी, फॉर मिनिमा, मिनिमा जो आएगा बेटा वो आएगा E1 मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। सो पाथ डिफरेंस क्या बेटा, a sin थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा सर n लैम्डा बाई 2। nth की बात करेंगे तो E1 है था बच्चों, E1 है मतलब आपकी n की वैल्यू क्या ले लेंगे सर, 2 0 2 3 4 ऐसा ले लेंगे, 0 2 4 3 ऐसा ले लेंगे बच्चों, n लैम्डा फॉर्म में nth मैंने ले लिया, 0 तो 0 आ जाएगा, 1 है तो 1 है आपका सेकंड मैक्सिमा। और यदि आप लोगे बच्चों क्या फॉर मैक्सिमा यदि आप लोगे क्या आ जाएगा सर, ये जो ओड मल्टीपल है, ओड मल्टीपल ऑफ किसका बच्चों, ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। सो वी कैन राइट एज a sin थीटा, ओड क्या होता था बच्चों 2n प्लस 1 और लैम्डा बाई 2, ये इसके बराबर है। सही है क्या, हमने इस फॉर्म में बना लिया। यदि चाहो तो बच्चों साइन थीटा की वैल्यू निकाली जा सकती है, साइन थीटा क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 इंटू ए, और सेम यहाँ भी लिखा जा सकता साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, n लैम्डा डिवाइड बाई a, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आप कंडीशन लगा सकते हो, यदि n की वैल्यू क्या है बच्चों, आपकी n की वैल्यू 0 है, इवन मल्टीपल है ना बेटा, 0 से तो 1 है 2 है, यहाँ भी n की वैल्यू 0 1 2 3, तो क्या आएगा, सो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों सर, 0 में तो आपकी 0 आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0 आ जाएगी, देन लैम्डा बाई a, देन 2 लैम्डा बाई a, इस टाइप से आपका चलता रहेगा, 3 लैम्डा बाई a। और यदि यहाँ लोगे तो बच्चों साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, साइन थीटा की वैल्यू 0 यदि पुट किया तो ये 0 है, और ये लैम्डा बाई 2a, और ये क्या आ जाएगा बच्चों लैम्डा बाई कितना बन जाएगा, ये 1 पुट किया तो 3/2 a, 5/2 लैम्डा a, इस टाइप से अपने पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। वो सिंपल कैसे आ गया सर, 0 लैम्डा बाई a, 2 लैम्डा बाई a, 3 लैम्डा बाई, यहाँ बीच वाला आ गया लैम्डा बाई 2a, 3 लैम्डा बाई 2a, इस टाइप से। क्या बच्चों आप साइन थीटा को ऐसे इक्वेट कर सकते हैं, साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू टेन थीटा। सो टेन थीटा यदि आप लोगे इसके लिए बच्चों, इस ट्राइंगल के लिए आपका x है, ये दूरी आपकी d है, सो टेन थीटा क्या आ जाएगा बच्चों x बाई डी, टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों x बाई डी। सो टेन थीटा इज x डिवाइड बाई डी। और किससे कंपैरिजन करना है, फिर वही कहानी, एक बार आप मिनिमा के लिए कर लेंगे और एक बार यहाँ मैक्सिमा के लिए, एक बार यहाँ मैक्सिमा के लिए। सो मिनिमा के लिए क्या आ गया बच्चों, लैम्डा n लैम्डा बाई a, सो x विल बी n लैम्डा d बाई a, क्या आ जाएगा बच्चों n लैम्डा d बाई a। सर 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 0 लैम्डा d बाई a, 2 लैम्डा d बाई a, 3 लैम्डा d बाई a। यदि बच्चों यहाँ लोगे तो सर x बाई d जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 इंटू a। सो x यू कैन राइट एज 2n प्लस 1 लैम्डा 2a इंटू डी। ये हमारे पास आई कंडीशन किसकी, मिनिमा आपकी मैक्सिमा की। सो बेटा मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन अपने पास आ गई है। अब x अब n की वैल्यू 1 0 0 1 2 3 4 5 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा x कहाँ पे मैक्सिमा कहाँ पे मिनिमा। सो x की मिनिमा की कंडीशन आ जाएगी कैसी, लैम्डा d बाई a, 2 लैम्डा d बाई a, 3 लैम्डा d बाई a, ऐसा आ जाएगा। और बच्चों आगे चलते रहेंगे, ऐसी कहानी बनती रहेगी। ये अपने पास ऊपर बना रखा, सेम कहानी रिपीट किया जा सकता है। अब मैं बोलता हूं बेटा विड्थ क्या है, ये सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ क्या है और बाकी सबकी विड्थ क्या है। तो बच्चों यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है उसकी डबल विड्थ आती है।
इसकी डबल। अब इसको बनाओ, मैं साथ में नोट करके लिखवाऊंगा इसको, ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगा बट इसको लिख लेना साथ में। दिखा जाए तो बच्चों क्या आएगा सर, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज या सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा जो आपका बीच में चमक आ रहा बेटा उसका क्या आएगा, और या विड्थ ऑफ एनी अदर, विड्थ ऑफ एनी अदर मैक्सिमा और मिनिमा, उनकी क्या आएगी। तो बच्चों कहीं भी लिख सकते हैं आप, बीटा बीटा क्या लिखेंगे बेटा, x2 माइनस x1। मैं बच्चों मिनिमा से ही बना देता हूँ। मिनिमम क्या था अपने पास, लैम्डा डी बाई ए, एन की वैल्यू 2 पुट किया, ये एन की वैल्यू 1, तो आ जाएगा लैम्डा डी बाई ए। ये तो आ जाएगा बच्चों अपने पास किसी भी फ्रिंज की, लेकिन सेंटर वाले की डबल होती है। सेंट्रल की क्या आएगी, 2 बीटा, दैट वी कैन राइट एज 2 लैम्डा डी बाई ए। एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है बच्चों, आपको ध्यान देना है। कैसा बनता होगा बच्चों, ऐसा बनेगा सर, बीच में बहुत बड़ा मैक्सिमा इस टाइप से, या और आप प्लेन फॉर्म में लिख रहा हूँ, उस प्लेन फॉर्म में बनाता हूँ, बीच में बहुत ज्यादा इंटेंसिटी वाला ऐसे मैक्सिमा, और फिर बच्चों एक मिनिमा आ जाएगा, फिर मैक्सिमा। इस मैक्सिमा और मिनिमा की इन दोनों की फिर विड्थ सेम रहेगी, आपका मिनिमा फिर यहाँ मैक्सिमा, ऐसे चलता है, फिर मिनिमा फिर मैक्सिमा। बेटे सेंटर पे जो होता है ना, यहाँ बहुत ज्यादा ब्राइटनेस होती है, लेकिन जैसे जैसे आप फर्स्ट, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा, फिर फर्स्ट मैक्सिमा में बहुत कम इंटेंसिटी होगी, फिर सेकंड वाले में और कम इंटेंसिटी होगी ना। एन की वैल्यू 0 पुट किया तो सेंट्रल आपका आ गया, उसके ऊपर नीचे आप जाएंगे तो फिर क्या बन जाएगा बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस टाइप से बनेगा। वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन क्या आएगा, देखो बच्चों किस टाइप से इंटेंसिटी आपकी वेरी करेगी। देखो बेटा वेरिएशन किस टाइप से बनेगा, सिंगल स्लिट का ले लिया बेटा, ऊपर हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने लिया थीटा, यहाँ पे हमने क्या लिया बेटा, थीटा, दैट इज एंगल। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं बच्चों, वेरिएशन, यू आर ड्रॉइंग विद थीटा, ये थीटा का वेरिएशन। ऊपर क्या बेटा, इंटेंसिटी, ऊपर क्या बेटा इंटेंसिटी। थीटा की वैल्यू क्या आई थी, साइन थीटा ही थीटा था बच्चों, लैम्डा बाई ए, 2 लैम्डा बाई ए, 3 लैम्डा बाई मिनिमा की वैल्यू थी, और बच्चों लैम्डा बाई 2a, 3 लैम्डा बाई 2a, ये आपकी किसकी आई थी बेटा, मैक्सिमा की। सो यहाँ हमने बना दिया बच्चों, कैसी इंटेंसिटी बन जाएगी बेटे, इस टाइप से इंटेंसिटी। सर यहाँ मैक्सिमम, ये मिनिमम लैम्डा बाई ए पे आ गया। सर यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 3/2 लैम्डा बाई ए, इस टाइप से चीजें आगे चलती रहेंगी, 5/2 लैम्डा बाई ए। यदि बेटे ये इंटेंसिटी आई है तो यहाँ इंटेंसिटी हो जाती है बच्चों I/22, या आ जाएगा I/61। बच्चों इसकी वैल्यू आपको अलग से याद नहीं करना, बस आपको ये बता रहा हूँ, इंटेंसिटी रैपिडली ड्रॉप किया, रैपिडली इंटेंसिटी ड्रॉप किया, और ये विड्थ कितनी आ जाएगी सर, ये डबल आती है, इसकी विड्थ कितनी थी, दैट इज 2 लैम्डा डी बाई ए, इस टाइप से। बाकी सबकी विड्थ क्या थी, लैम्डा डी बाई ए। सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ जो थी डबल थी। इंटेंसिटी रैपिडली ड्रॉप करती है ना बच्चों, ये आपको दिखाया, और थोड़ी देर में बिल्कुल जीरो। तो इस टाइप से आपको दिखेगा ये, यदि आप देखोगे तो ब्राइट, और यहाँ हल्का सा ब्लैक, फिर हल्का सा खत्म, ऐसा राउंड में आपको स्क्रीन में दिखाई देगा। यदि आपने कैसा अपर्चर लिया, ए साइज का लिया है, तो बीच में आपको बहुत ब्राइट, बाकी डार्क डार्क सा दिखाई देगा, अगले वाला ब्राइट आपको दिखाई भी देगा जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था। सही है क्या। सेंट्रल मैक्सिमा हमने बना दिया, फर्स्ट सेकंड, बच्चों देखो क्या बेटे, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड और फोर्थ मैक्सिमा, है ना बच्चों, वही हमने बना भी दिया है। बच्चों एक चीज होती है बेटा, सर्कुलर अपर्चर से आप कैसा डिफ्रेक्शन ले सकते हैं। सर्कुलर अपर्चर कैसा, इस टाइप का सर्कुलर अपर्चर है, यहाँ कैसा आप ले पाएंगे। सब आप जानते बेटा, यहाँ मैक्सिमा, ये मिनिमा, ये मिनिमा, इस टाइप से चलता रहता है। तो सर्कुलर आपकी अपर्चर क्या हो जाएगी, यदि ये एफ दूरी पे है, अगेन यू कैन राइट, तो इसकी रिजोल्विंग लिमिट क्या होगी, रिजोल्विंग लिमिट होती है बेटा 1.25, 1.22 लैम्डा एफ डिवाइड बाई ए, ये आ गई आपकी रिजोल्विंग लिमिट। यदि बच्चों इसका एंगुलर रिजोल्विंग लिमिट बोलो तो क्या आ जाएगा सर, 1.22 लैम्डा डिवाइड बाई ए। इसको ध्यान देना बेटा, दिस इज यूज्ड इन टेलीस्कोप, ये किसमें यूज किया जाता है, टेलीस्कोप में। सही है क्या। रिजोल्विंग लिमिट क्या आ जाएगी, 1.22 लैम्डा डिवाइड बाई ए, इंपॉर्टेंट फॉर पीएमटी बेटा। यदि आप बोलो रिजोल्विंग पावर क्या है, रिजोल्विंग पावर होती है बच्चों, ये इसका एंगुलर रिजोल्विंग लिमिट को थीटा बोलते हैं। सो 1 डिवाइड बाई थीटा, एंगुलर रिजोल्विंग लिमिट को आप डिवाइड कर दो, सो 1.22 लैम्डा, इस टाइप से। सो बच्चों यदि रिजोल्विंग लिमिट की आप बात करो, रिजोल्विंग लिमिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इसका वेवलेंथ ज्यादा है, अपर साइज जितना कम होता रहेगा बच्चों, इतना ही रिजोल्विंग लिमिट आपकी ज्यादा होगी, अच्छे से आप रिजोल्व कर पाओगे। रिजोल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, लैम्डा कम तो रिजोल्विंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। ये बच्चा से ही सर्कुलर वाला अपर्चर डिफ्रेक्शन क्या होता है, दैट इज टेलीस्कोप। कब दो चीजों को आप एक बिल्कुल मिला मिला दिखेगा, कब आपको बिल्कुल दो सेपरेटली दिखेंगी। अब मैं इसकी बात करूं, दो चीज बिल्कुल अलग अलग देखना, दो चीज ओवरलैप देखना है, दो चीज बिल्कुल मिली हम देख ही नहीं पाएंगे। उस टाइप की चीजें बच्चों रेले ने बताया थे, रेलेज की क्राइटेरिया हम जो है पढ़ते हैं, इसको आप अलग से नोट करोगे बच्चों, जो मैं इसके ऊपर लिखता हूं। सही है क्या। स्टेटमेंट क्या दिया, स्टेटमेंट द इमेज ऑफ 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट क्लोज टू ईच अदर आर
क्या होगा बच्चों, आर रिगार्डेड एज जस्ट सेपरेटेड इमेज ऑफ दो, आपके दो पॉइंट है, दो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कब इनको अलग अलग बोला जाएगा, व्हेन इफ द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉल्स ऑन फर्स्ट मिनिमा, बच्चों कंडीशन है फर्स्ट मिनिमा ऑफ अदर डिफ्रैक्शन पैटर्न। क्या बोला, जब पहले का, आप कब अलग अलग देख पाओगे, मिनिमम कंडीशन है दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग देखने का, जो पहला डिफ्रैक्शन पैटर्न का सेंट्रल मैक्सिमा है, जो पहला सेंट्रल मैक्सिमा है बेटा वन डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉल ऑन द फर्स्ट मिनिमम ऑफ अदर डिफ्रैक्शन, दूसरे वाले के डिफ्रैक्शन के फर्स्ट मिनिमम पे आए तो अलग अलग आप देख पाओगे, ये कंडीशन हमारी बनती है। सो बच्चों अलग अलग तीन केस है, कब आपको अलग दिखाई देगा रेले के अकॉर्डिंग, कब नहीं दिखाई देगा। उन्होंने बोला इफ एस इज इक्वल टू डी, एस क्या बच्चों यहाँ पे, एस क्या बेटा देखना एक बार, इन दोनों के पीक की, दोनों डिफ्रैक्शन पैटर्न के पीक के बीच की दूरी, और डी भी अपने क्या दिखा, विड्थ दिखा रखा, देखो एक बार क्या है, इफ एस इज इक्वल टू डी इट मींस द सेपरेशन बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, क्या बच्चों, सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स is just equal to distance between the central maxima and the first minimum of any two object। तो s क्या बोला, s तो बच्चों इन दोनों मैक्सिमा के बीच की दूरी, और d क्या है, d क्या बोला बच्चों, पहले आपके मैक्सिमा, पहले के मैक्सिमा, जैसे बच्चों ये आपके ब्लैक वाले का मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा के बीच की दूरी, ये आ गया d, सही है क्या। दोबारा देखो, s है दोनों के सेंट्रल मैक्सिमा के बीच की दूरी s है, d क्या है सर, डी है बेटा किसी भी एक डिफ्रैक्शन पैटर्न के मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा के बीच की दूरी को बोला गया है डी, वो दोनों बराबर, तो वही कंडीशन ने बोली भी थी, क्या बोली थी सर, जो आपका किसी एक का सेंट्रल मैक्सिमा सेकंड वाले का फर्स्ट मिनिमा के ऊपर आ जाए, किसी एक का मैक्सिमा फर्स्ट वाले के मिनिमा के ऊपर आ जाए तो जस्ट रिजल्ट होगा, अलग अलग हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे, वही हमने यहां बोला जो रेले की स्टेटमेंट थी, सही है क्या बच्चों। अलग अलग कंडीशन और भी देखते हैं, यदि सर आपकी s ज्यादा है, यदि आपकी d ज्यादा, उस टाइप में क्या होगा। केस नंबर 2 देखते हैं बच्चों, इफ s इज ग्रेटर देन d, s का मतलब क्या था बच्चों, s ज्यादा होने का मतलब क्या है सर, s होता था दोनों के सेंट्रल मैक्सिमा की दूरी, यदि वो वैल्यू ज्यादा है किसी एक के मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में, तो क्या होगा, इट मींस द सेपरेशन बिटवीन, सुनो बेटा लिखा हुआ स्टेटमेंट में, इट मींस द सेपरेशन बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमम एंड द फर्स्ट मिनिमम ऑफ एनी टू ऑब्जेक्ट, पहला मिनिमम की बीच की दूरी वो ज्यादा है। इन दिस केस टू ऑब्जेक्ट आर सेल्ड टू बी वेल रिजॉल्व्ड, तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा बच्चों, वेल रिजॉल्व्ड। वेल रिजॉल्व्ड का मतलब क्या आ गया, फिर यही सर इन दोनों के बीच की दूरी तो s है, और ये वैल्यू ज्यादा, किससे ज्यादा है, किसी एक को पकड़ लो, जैसे मैंने इसने क्या किया, ब्लू वाले को पकड़ा, ब्लू वाले का मैक्सिमा और पहला मिनिमा, ब्लू वाले का मैक्सिमा और पहला मिनिमा, रेड वाले को पकड़ लेते, रेड वाले का मैक्सिमा और पहला मिनिमा, इसको भी डी बोला जा सकता था। सो एस और डी मेरी क्या बच्चों, एस की वैल्यू ज्यादा है, डी से तब भी वेल रिजॉल्व्ड अलग अलग दिखाई देंगे, बराबर तब भी दिखाई देंगे, यदि कम है तो क्या होगा बच्चों, यदि कम है तो फिर रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, यदि बराबर है आपका कम है तो बच्चों क्या आ जाएगा, इट मींस द सेपरेशन बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा टू ऑफ लेस देन, किसके बराबर में है, सेंट्रल मैक्सिमा एंड मिनिमम के बीच में, तो क्या हो जाएगा अनरिजॉल्व्ड, फिर आप देख नहीं पाओगे। तो ये दूरी क्या बच्चों, मैक्सिमा बीच में s है, और किसी भी मैक्सिमा का और फर्स्ट मिनिमा की दूरी d है, ये क्या तो आप इसमें नहीं देख पाओगे, अनरिजॉल्व्ड। डायग्राम से देखना पड़ सकता है आपको, डायग्राम से देखना पड़ सकता है। आप पहले s और d को समझोगे बच्चों, s और d क्या था, 1 और 2 पैटर्न, तो इन दोनों मैक्सिमा के बीच की दूरी s बोला जाता है, सही है क्या। और इन दो में से 1 और 2 किसी भी कर्व का मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा, मैक्सिमा जैसे मैं 2 का देख रहा हूं, मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा, इसको d बोला जाता है। यदि s और d बराबर है तब भी जस्ट रिजॉल्व किया देख पाएंगे, s ज्यादा तो बहुत अच्छा, बहुत क्लियरली देख पाएंगे, s का मतलब नहीं देख पाएंगे, असंभव बात हो जाएगी, हम नहीं उसको कर पाएंगे, सही है क्या बच्चों, वेरी गुड बेटे। कोई वही 2-2 लाइन थ्योरी के सवाल आप देखते हैं, कंसेप्ट क्लियर करने के काम आएंगे। क्या बेटा, द टू पैटर्न ऑफ डिफ्रैक्शन आर जस्ट सेड टू बी रिजॉल्व्ड इफ डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन कोइंसाइड विद द फर्स्ट मिनिमा ऑफ अदर, है ना बच्चों, ऐसा हो सकता है। सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन पैटर्न डज नॉट कोइंसाइड, नहीं गलत हो गया, सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन पैटर्न सम टाइम कोइंसाइड विद द फर्स्ट और नन ऑफ दिस, फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, सही है ना। जस्ट वाली कंडीशन बोला, इससे अलग वाली भी हो सकती है लेकिन जस्ट वाली ये होगी। व्हेन डिस्टेंस बिटवीन कोइंसिडेंस फॉर टू डिफ्रैक्शन पैटर्न इज लेस देन रेलेज क्राइटेरिया, यदि लेस है तो क्या होगा बच्चों, इट विल नॉट बी रिजॉल्व्ड, ये रिजॉल्व नहीं होगा, वेल रिजॉल्व्ड होगा, अनरिजॉल्व्ड, तो अनरिजॉल्व्ड विल बी योर आंसर। बच्चों अब हमारे पास आ गया बेटा, इंटरफेरेंस भी वेव नेचर को बताया और डिफ्रैक्शन भी वेव नेचर को बताया है।
इन दोनों का डिफरेंस कैसे किया जा सकता है, इन दोनों में क्या क्या अंतर है उसको देखते हैं। क्या क्या बच्चों अंतर देखो एक बार। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में पहला, सुपरपोजिशन ऑफ वेव टेक प्लेस टू फॉर्म ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज। सही है बच्चों, ब्राइट और डार्क आई थी और विड्थ भी आप जानते हो सेम थी, और ये भी आप जानते हो बच्चों क्या कहानी होगी थी, वहां ग्लास से वेरिएशन था, थिन फिल्म का इन्होंने वेरिएशन देखा था। सुपरपोजिशन टेक प्लेस टू फॉर्म मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या कहा बनाएंगे, मैक्सिमा मिनिमा। ब्राइट और डार्क फ्रिंज क्यों नहीं बोल पा रहे बेटे, क्योंकि इनकी ब्राइटनेस लगभग बराबर थी, डार्कनेस हमेशा बराबर थी, लेकिन यहाँ आपका मैक्सिमा मिनिमा बोलना पड़ रहा है क्योंकि बच्चों आपकी रैपिडली ड्रॉप करती है, ऐसे रैपिडली आपकी ड्रॉप करती है बच्चों मैक्सिमा मिनिमा। इंटेंसिटी आपने कहा I/22 ऐसा डायरेक्ट लिखा था। नंबर 2 क्या आ गया, ऑल ब्राइट बैंड आर ऑफ सेम इंटेंसिटी। जो एक की चमक है ना बच्चों, सबकी वही चमक आती है। लेजर से इसका देखा जा सकता है। लेजर से आप यदि लाइट पास करोगे, दो पास रख के ऑब्जेक्ट उंगलियों के बीच से भी डालोगे तो आप उसको ऐसे ऐसे डॉट दिखाई दे सकते हैं, ऐसे ये रेड ये खाली, ये रेड ये खाली, ये रेड ये खाली, इस टाइप से दिखा, ये इंटरफेरेंस पैटर्न है। लेकिन यहाँ क्या आएगा बच्चों, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज द हायर इंटेंसिटी, बहुत ज्यादा होती है। एज वी मूव अवे द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा गोज डिक्रीजिंग, वो भी रैपिडली डिक्रीज करती है, बहुत ज्यादा डिक्रीज करती है। सही है क्या। थर्ड वन, द साइज ऑफ एवरी फ्रिंज इज सेम। कब तक बच्चों, जब तक आपने व्हाइट लाइट यूज नहीं किया। यदि व्हाइट लाइट यूज करोगे तो साइड चेंज कर जाएगी, लेकिन व्हाइट लाइट नहीं, यदि मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो देन साइज विल बी सेम। द साइज ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज लार्जर देन अदर मैक्सिमा। कितना, वो भी 2 टाइम्स। कितना होता है बच्चों, सर 2 टाइम्स होता है। नेक्स्ट वी कैन से फोर्थ वन, रिजॉल्विंग पावर ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस। रिजॉल्विंग पावर इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, लेकिन यहाँ पे करती है डिफ्रैक्शन पे। किसके ऊपर, वो भी देखा था, रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग लिमिट। रिजॉल्विंग लिमिट आई थी, टेलीस्कोप वाला ध्यान देना अपने को, 1.22 लैम्डा एफ डिवाइड बाई ए। यदि एंगुलर आप बोलोगे तो 1.22 लैम्डा डिवाइड बाई ए क्या था, अपर्चर साइज था। सही है बेटा। और यदि आप रिजॉल्विंग पावर बोलोगे इट विल बी इनवर्स, सो ए डिवाइड बाई 1.22 इंटू लैम्डा। सही है क्या। पीएमटी में इस टाइप की पूछी जाती है। द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट बैंड इन इंटरफेरेंस पैटर्न इज सेम। सही है क्या, अभी बताई हमने। नेक्स्ट इज द इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न साइज ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज मोर देन अदर। सही है बच्चों, डबल लेवल की। रिजॉल्विंग पावर आपको मैं बता भी दिया, दोबारा आप देख लो। रिजॉल्विंग पावर क्या थी बच्चों, व्हेन टू ऑब्जेक्ट ऑफ देयर इमेजेस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर दे अपीयर एज वन, it may not be possible for eye to see them different। एक दो इमेज बहुत पास बन गई तो उनको आई अलग अलग सेपरेट करके नहीं देख पाती, उस चीज को देखते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सीन सेपरेटली वी से दैट द डिटेल्स आर नॉट रिजॉल्व्ड बाय आई। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है बेटा आई भी, यदि आई उनको अलग अलग नहीं देख पा रहा, इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, दैट इमेजेस आर नॉट रिजॉल्व्ड या अनरिजॉल्व्ड है। रिजॉल्व्ड होती है तो अलग अलग उसको देख पाता है ना। The optical instrument are used to assist the eye in resolving object of image। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दूसरे लगाए जाते हैं, फिर टेलीस्कोप लगाया जाता है। जनरली हम टेलीस्कोप से फिर देखते हैं, रिजॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट इज द मेथड अडॉप्टेड टू सी द क्लोज ऑब्जेक्ट सेपरेटली इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। जब बहुत पास दो ऑब्जेक्ट हैं उनको अलग अलग करके हमें देखना है तो उस मेथड को रिजोल्यूशन बोला जाता है। द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू प्रोड्यूस डिस्टिंक्शन, अलग अलग देखना है ना। द एबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू प्रोड्यूस डिस्टिंक्टली सेपरेट इमेजेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट लोकेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर। दो ऑब्जेक्ट बहुत पास थे, आई को एक ही दिखाई दे रहा था, कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लिया जिसके कारण उसको अलग अलग देख पा रहा हूं, दैट इज नोन एज, द एबिलिटी इज नोन एज रिजॉल्विंग पावर। सही है क्या। वी यूज द टर्म रिजॉल्विंग पावर इन 2 डिफरेंट सेंसेस। क्या बच्चों, इन केस ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप वी टॉक अबाउट ज्योमेट्रिक रिजोल्यूशन whereas geometric positions between the nearby resolved। बेटा मैं यदि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप इसी की बात हमें करनी है तो हम क्या करेंगे बेटा, ज्योमेट्रिक पोजीशंस को क्लियर करेंगे, ज्योमेट्रिक रिजोल्यूशन हमें करना है। सही है क्या। और देखते हैं रिजॉल्विंग पावर इज नॉर्मली क्या बच्चों, देखो एक बार, डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल सबटेंडेड एंड ऑब्जेक्ट। बच्चों यदि ये हमारे पास है, यहां से है तो छोटे से छोटा जो एंगल बन पाएगा इसके रिजॉल्विंग पावर होती है इनवर्स। आपको बता भी रखा था, इसलिए इसको ए डिवाइड बाई इस फॉर्म में हमने लिखा था। सही है क्या। वही हमने लिखा हुआ है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बाय 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट व्हिच कैन बी जस्ट डिस्टिंक्ट एज सेपरेटेड। छोटे से छोटा एंगल कितना हमें सबटेंड करना पड़ा कि अलग अलग दिखने लग जाए, उसको रिजॉल्विंग पावर बोला जाता है। यूनिट ऑफ क्या, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, इसको बोला मिनिमम सेपरेशन फ्रॉम ईच अदर so that the images are produced by microscope are just able to separate them।
उसको लिमिट, रिजोल्विंग पावर क्या था बच्चों, 1 डिवाइड बाई लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। मैं आपको समझा रखा है, रिजोल्विंग लिमिट इसको मैंने बोला था, अभी इसको दोबारा एक बार लिखा हुआ है। सही है बेटा। रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू रिजोल्विंग पॉइंट 1 बता रखा बच्चों मैंने। बेटा यदि अपने पास माइक्रोस्कोप है तो क्या आ जाएगा, 2 म्यू साइन थीटा। यदि हमारे पास टेलीस्कोप होता तो 1.22 डिवाइड बाई दिस, उसी फॉर्म में लिखा हुआ है। वेयर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विच ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थीटा क्या बच्चों, सेमी वर्टिकल और हाफ एंगल सबटेंडेड बाय लेंस। लेंस है, लेंस से ऑब्जेक्ट ये है, कितना एंगल हमें सबटेंड करना पड़ा इसकी मैं बात कर रहा हूं, है ना, हाफ एंगल एट द ऑब्जेक्ट। एवरेज वेवलेंथ कितना लेना है। रिजोल्विंग पावर क्या हो जाएगा इसका इनवर्स, 1 डिवाइड बाई रिजोल्विंग 2 म्यू साइन थीटा डिवाइड बाई लैम्डा। रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज गिवन एज, फॉर्मूला हम पहले ही जानते हैं, कौन सा आ जाएगा, दैट इज सी। चाहे बच्चों द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू जस्ट रिजोल्व्ड ऑब्जेक्ट नियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बना देंगे, डिस्टेंस होगा तो वेवलेंथ एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज वेवलेंथ। टेलीस्कोप बच्चों इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर पीएमटी। इसको आप फ्रंट पेज पे जाएंगे, जो टेलीस्कोप का रिजोल्विंग पावर का फॉर्मूला बच्चों वो आपका फ्रंट पेज पे जाएगा। बेटा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन टेलीस्कोप के लिए क्या आ जाएगा, पहले बता रखा है 1.22 लैम्डा डिवाइड बाई डी ले ले बेटा, मैंने इसको क्या बोल दिया था, ए बोला था, अपर्चर साइज या क्या डायमीटर आ जाएगा। सही है क्या। और नेक्स्ट, एंड द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ आई इज गिवन एज, बेटा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन आई के लिए बोलोगे तो आई वाला डायमीटर ले लिया, टेलीस्कोप के लिए बोले तो उसका डायमीटर हमने ले लिया है, उसको अपर्चर साइज से ले लेंगे बेटा ना। सो डी डिवाइड बाई डी ई, thus the product of normal magnifying power of telescope and the limit of resolution is equal to limit of resolution of, इतनी जरूरत नहीं बच्चों, मैंने आपको सीधा समझा रखा। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे बेटा वो पोलराइजेशन ऑफ लाइट। मोर प्रैक्टिकल टॉपिक आप लोगों ने हमेशा देखा हुआ है यार, जो आपका गाड़ी होती है बच्चों, गाड़ी में हमने देखा हुआ कभी कभी पीछे वाली फिल्म पे ऐसे ऐसे बना रहता है, पीछे जो आपका ग्लास रहता है उसके ऊपर इस फॉर्म में कुछ डार्क सा बना रहता है, पोलराइड फिल्म बोलते हैं बच्चों। पोलराइड फिल्म लगी हुई है आपने बच्चों, जब आप हाई फाई चश्मे खरीदने जाते हैं वहां भी आपने सुना होगा। एक मोर प्रैक्टिकल है बच्चों, कैसा सर चश्मे लेते हैं, पोलराइड वाले चश्मे दे दो यार, है ना, लाइट कम दिखाई देती है बच्चों। इस टाइप की चीजें बढ़िया बढ़िया है, यहाँ आपको मैं कुछ समझाता हूँ। पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है, पोलराइजेशन किससे एक्सप्लेन किया गया था, मैक्सवेल वैल्यू थ्योरी से। मैक्सवेल वैल्यू थ्योरी से पोलराइजेशन आपका एक्सप्लेन किया गया था। लाइट वेव प्रोपगेट एज ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सही बात है, मैक्सवेल थ्योरी की लाइन है बच्चों ना। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आपको क्या एक्सप्लेन करता था सर, एक आपके मैग्नेटिक फील्ड है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और एक डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ऑल थिंग्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हम जानते भी थे बच्चों, आपको समझा रखा, वेवलेंथ क्या आ जाएगी सर, पीक से पीक की ले लो या डाउन से डाउन की। मैग्नेटिक फील्ड भी दिखा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिखा दिया, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी। आगे देखते बेटा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज मच लार्जर एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का क्या होता है बच्चों, ये भी आपको ये में समझा रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो आता है मैग्नीट्यूड, दैट इज मच मोर हायर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सही है क्या, गुड, ये आपको पहले समझा रखा मैंने। Also, the eye is the mainly affected by electric field vector। क्यों बच्चों, जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों बहुत कम है, कितना कम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, बहुत कम वैल्यू है। तो मेन आपका जो इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से होता है ना। प्रेफर टू डिस्क्राइब द लाइट एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन, सही बात भी है, ये आपको मैंने बता रखा है। इलेक्ट्रिक भी, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ऑल थिंग्स आर देयर। ये आपकी सारी बातें मैं दोबारा बता रहा हूँ बच्चों। सेल्फ प्रोपगेटिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता रहता है, लगातार लाइट चलती रहती है। अनपोलराइज लाइट कैसी होती है बच्चों, अनपोलराइज लाइट ऐसी आएगी जो आपको दोनों डायरेक्शन में हो, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही डायरेक्शन में है। सिंबल ऑफ अनपोलराइज लाइट देखा जाए तो हर डायरेक्शन में बच्चों। बेटा ऐसे लाइट बना रखी है, डॉट माने अंदर बाहर, और ये बेटा ऊपर नीचे, दोनों ही डायरेक्शन में आपके पास लाइट है, ऊपर भी नीचे भी ऐसे अनपोलराइज लाइट है। आपकी एक्स वाई, आपकी एक्स डायरेक्शन में यदि प्रोपगेशन तो वाई में भी है, और जेड डायरेक्शन में डॉट भी है, और ये भी अनपोलराइज लाइट्स को बोलते हैं बच्चों। अनपोलराइज लाइट कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वाइब्रेशन in all planes with equal probability at a right angle or to the direction of propagation. Hence unpolarized light is represented by a star. Unpolarized light को कैसा बनाया जाता है, ऐसा हर डायरेक्शन में आपके पास लाइट है, इक्वल मैग्नीट्यूड की लाइट आपकी हर डायरेक्शन में। इसको आपको हटाना, किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लाइट चाहिए ना बेटा, किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वाइब्रेशन आपको चाहिए तो उसको बोलते हैं बच्चों आप पोलराइज लाइट। वही आपको समझा रखा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ग्रीन लाइन से वर्टिकल प्लेन, यदि इसी प्लेन में मुझे वाइब्रेशन चाहिए तो देन वी कैन से इट इज ए पोलराइज लाइट।
जैसे एक ही डायरेक्शन में मुझे चाहिए बेटे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट ऊपर नीचे है और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव आ गया है ना बच्चों। आपको क्या बोला, इन द पोलराइज लाइट द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आर कन्फाइंड ओनली इन वन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स को पोलराइजेशन बोला जाता है। बच्चों अपने को उस अनपोलराइज लाइट से पोलराइज लाइट बनानी है। प्लेन पोलराइज लाइट कैसी हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, डॉट से इसको दिखाया जाता है। एक ही डायरेक्शन में अभी प्रोपगेशन है, बस अब क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, वही इसको प्लेन पोलराइज बोलते हैं। बस सीधी बात ये समझ में आई, पोलराइज लाइट है तो किसी एक डायरेक्शन में, वो भी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में लाइट का वेरिएशन होगा, वाइब्रेशन का वेरिएशन होगा। अनपोलराइज होगा तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, सही है क्या। if the vibration of electric field vector is parallel to plane of paper then polarized light is represented by arrow line, they are referred as components। देखो बच्चों कैसा, अब हमारे पास इस टाइप से सारी अनपोलराइज लाइट है बेटा, मैनी प्लेन्स में, हर प्लेन में लाइट अनपोलराइज लाइट है। हमने एक पोलराइजर क्या हो जाता है बच्चों, दो बातें सुनो, बहुत प्रैक्टिकल सा, 12th में अपने स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया हो सकता है। एक पोलराइजर बहुत छोटी सी चीज होती है बच्चों, इसका तो नाम भी आ जाएगा, जैसे फलाना क्रिस्टल है, जैसे निकोल प्रिज्म हो सकता है, टर्मलिन क्रिस्टल हो सकता है। पोलराइजर होता है एक्चुअली एक छोटा सा सर्कल सा होता है, दो चीजें ऐसी, सूर्य देव तक आप देख रहे हो सारी लाइट आ रही है, उसको धीरे धीरे घुमाना, आप धीरे धीरे घुमाना, इंटेंसिटी कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि कुछ लाइट में मेरे पास आने से ब्लॉक कर देता हूं। लॉजिकल भी है बच्चों, यदि मेरे पास इस टाइप से लाइट है, इस टाइप, ये पोलराइजर क्या है, खिड़की जैसा, ये समझा रहा हूं आपको मैं क्या चीज है। ऐसी लाइट है, ये ऐसी खिड़की है बच्चों, ऐसी खिड़की बनी हुई है ना, ऐसी खिड़की बनी, छोटा सा ऐसा है। तो जब इसको ऐसे चलाओगे तो ये जो ये पेन है बच्चों ब्लू वाला, ये तो निकल जाएगा, लेकिन देखो ये निकल नहीं पाए, कट जाएगा। तो इसलिए सिर्फ ये वाला लाइट आगे जा पाई तो इंटेंसिटी भी कम होती है। हो सकता है बच्चों ऐसी आपको लेटी खिड़की है तो ये निकल जाए, खड़ी खिड़की होता है बच्चों, यदि ऐसी खिड़की है तो ये पेन निकल जाएगा और ये वाला रह जाएगा। तो अलग अलग डायरेक्शन में पोलराइजर को रखा जाए। पोलराइजर क्या है, ए डिवाइस और ए क्रिस्टल यूज्ड टू पोलराइज ए गिवन अनपोलराइज्ड लाइट। किसी एक डिजायर्ड डायरेक्शन में वाइब्रेशन चाहिए, ऐसी लाइट आप बना दोगे, उसको पोलराइज लाइट बोला जाता है। उस डिवाइस को, उस क्रिस्टल को पोलराइजर बोला जाता है। पोलराइजर का ही एक दूसरा नाम होता है एनालाइजर, वही चीज है। पोलराइजर को एक तरीके से बोला जाता है एनालाइजर। कब, सर व्हेन डिवाइस इज यूज्ड टू एनालाइज अ लाइट वेदर इट इज पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड। यदि ऐसा आप डिवाइस यूज करते हो तो इसी क्रिस्टल का नाम एनालाइजर भी हो जाता है। कब, जब मैं चेक करना चाहता हूं ये लाइट कैसी है, जब मेरे पास लाइट आ रही है कैसी लाइट है, पोलराइज है कि नहीं है, तो मैं घुमा के देखूंगा, यदि इंटेंसिटी कम ज्यादा हुई तो लाइट आपकी कटी होगी, तो आपकी पहले अनपोलराइज लाइट है। यदि आपने देखा घुमा घुमा के सेम इंटेंसिटी से लाइट आ रही है, इसका मतलब क्या है, सर आपके पास लाइट कैसी है, आपकी पोलराइज लाइट है। और आप यदि 90 डिग्री घुमा दोगे तो पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी जीरो हो जाती है। क्यों, यदि मेरे पास ये इस टाइप की लाइट थी, मेरे पास इस टाइप की लाइट थी और क्रिस्टल आपको देख पाता पहले पूरा ऐसा, फिर क्रिस्टल आपने पूरा घुमा दिया, तो जब ऐसा हो जाएगा तो कोई इंटेंसिटी कहीं जीरो हो जाएगा। तो पोलराइजर आपको कैसा काम कर सकता है, इट कैन आल्सो बिहेव लाइक ए एनालाइजर। पोलराइजर रखा हुआ बच्चों, पोलराइजर में हमने क्या किया, इसने किसी एक टाइप की लाइट को अलाउ करता है, जैसे मैंने उसको अलाउ कर दिया है। सो क्या हो जाएगी, सिंगल प्लेन पोलराइज लाइट मिलती है। एनालाइजर भी रखा हुआ बच्चों, एनालाइजर क्या करता है, चेक करेगा। एनालाइजर, इफ अनपोलराइज लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए पोलराइज द ट्रांसमिटेड लाइट इज प्लेन पोलराइज। सही है बच्चों। Here the vertical oscillation of transmitted because the transmission axis is also vertical। हमने ऐसा पोलराइजर रखा तो इसलिए वर्टिकल लाइट आपकी गई है। यदि मैं इसके लेटा देता बच्चों तो डॉट डॉट हॉरिजॉन्टल लाइट आपकी बाहर जाती। आगे एनालाइजर रखा था, हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन आर नॉट ट्रांसमिटेड, दैट व्हाई ऑन द राइट हैंड साइड देयर आर डॉट्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। सही है क्या बच्चों, वहां पे आपको डॉट नजर नहीं आ रहे, इसका मतलब वो आगे नहीं गई होगी। एनालाइजर सामने रखा हुआ, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन आपको मैं बता चुका हूं। द इमेजिनरी प्लेन ऑफ क्रिस्टल इन ए क्रिस्टल कंटेनिंग द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन पोलराइज्ड लाइट एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। कोई बड़ी बात नहीं। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या है, द इमेजिनरी प्लेन इन द क्रिस्टल, क्रिस्टल के अंदर दोनों प्लेन है, कंटेनिंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट वेव विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन से क्या बेटा, परपेंडिकुलर, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। जैसे बच्चे क्रिस्टल में रखा हुआ है, दो लाइट थी, दो लाइट में से एक इससे पास किया, जो डॉट वाली थी वो यहाँ खत्म हो गई, सो ये क्या हो गया, पोलराइजर है। क्वेश्चन लाइट को अलाउ कर रहा है सर, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले को, हॉरिजॉन्टल को अलाउ नहीं कर रहा है ना, वो बना के दिखा भी दिया बच्चों। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कैसा, ऐसे वाला, और ये क्या बच्चों, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, जो कट करेगा वो क्या, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन को अलाउ नहीं किया दैट इज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। सही है क्या।
फिर हमने अनपोलराइज लाइट लिया बेटा, मैनी प्लेन है अनपोलराइज लाइट, हमने पोलराइजर रखा, ऑप्टिकल एक्सिस थी, ये लाइट अलाउ किया, ये पहले बना चुके हैं। पोलराइजर है, ये एनालाइजर है, एनालाइजर से आगे कैसे गिरी, एनालाइजर आपने घुमा दिया। अब कैसे देखें बेटा, अनपोलराइज लाइट से पोलराइजर ने क्या किया, पोलराइज लाइट बना दी। अब ये पोलराइजर ऐसा रखा था पूरी लाइट आगे जाती, लेकिन इसे क्या किया, घुमा दिया, कुछ एंगल थीटा इसने बना दिया, कुछ एंगल अपने थीटा इसमें बना दिया। इसको पूरे हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो कोई लाइट नहीं जाएगी। और यदि बच्चों एंगल थीटा आप घुमा दोगे, यदि इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, सो लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा। क्या क्या होता है पोलराइड बच्चों, देखो सवाल तो लिख देखता हूं उसके ऊपर, पहले इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं पोलराइजेशन वाले पे। चलो एग्जांपल देखते हैं बच्चों, यदि हमें कोई ऐसा बोल दे, हमारे पास लाइट है, अपने पास एक पोलराइज लाइट है बच्चों, पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है, और इसको एक ऐसे एनालाइजर से पास कराया, ऐसे एक एनालाइजर से पास कराया जिसका बच्चों वर्टिकल से ऐसा एंगल है 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या इंटेंसिटी आएगी, सो इंटेंसिटी आती है बच्चों आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा, सो दैट इज आई नॉट कोस स्क्वायर 30 डिग्री। आई नॉट कोस 30 वैल्यू क्या है बच्चों, √3 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, दैट इज 3/4 आई नॉट। ये इंटेंसिटी की लाइट आपको बाहर जाएगी। यदि इसको 90 डिग्री कर देंगे तो वर्टिकल से पूरा का पूरा आपने 90 डिग्री कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री करेंगे तो सर कोस 90 क्या होता है 0, सो इट विल पास 0 इंटेंसिटी, मतलब कोई लाइट आपको नजर नहीं आएगी। सही है क्या, पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है, उसको एनालाइजर का एंगल यदि बनता है थीटा विद वर्टिकल, सो इंटेंसिटी क्या आएगी आपके आउटपुट पे, आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा। सही है क्या, गुड। क्या क्या चीजें पोलराइज हो सकती है, देखो बेटा, सर लाइट कैन बी पोलराइज्ड बाय यूजिंग ट्रांसमिटिंग थ्रू ए सर्टेन क्रिस्टल सच एज टर्मलिन क्रिस्टल या कैलिकाइट, है ना बच्चों, इसको ऐसे टर्मलिन को याद करना, निकोल प्रिज्म को याद करना है। पोलराइड आर थिन फिल्म्स ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल ऑफ क्यूनिन आइसोसल्फेट विद देयर ऑप्टिकल एक्सिस पैरेलल टू ईच अदर। सही है सर, ये नाम ऐसे ही इसको ऐसे नाम है बच्चों अपने ध्यान है। पोलराइड अलाउड टू लाइट ऑसिलेशन पैरेलल टू द ट्रांसमिशन एक्सिस, जो ट्रांसमिशन एक्सिस थी बच्चों इस टाइप से पोलराइजर की थी, उसके पैरेलल वाली लाइट ही आपकी पास हो सकती है, ऐसी लाइट ही पास होगी इस टाइप के पोलराइजर में, है ना, वो बता रखा है। द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट शुड बी 50% ऑन द इंसिडेंट लाइट, है ना बच्चों, 50% हो जाएगी। द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट शुड बी 50% ऑफ इंसिडेंट, हाउएवर इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट इज फाउंड टू बी 35% ऑफ इंसिडेंट लाइट। पहले अपने पास हर डायरेक्शन में ऐसी लाइट थी, इंटेंसिटी आई नॉट, यहाँ ऐसा पोलराइजर रखा हुआ है, यहाँ इस टाइप से एक एंगल पे बच्चों एनालाइजर रखा हुआ है, एनालाइजर का एंगल जो है ऐसा 45 डिग्री है। फाइनल इंटेंसिटी क्या आएगी बताओ, कोई दिक्कत नहीं, इंपोर्टेंट फॉर पीएमटी। पहला काम क्या, पोलराइजर से गया, जैसे पोलराइजर से पास हुआ इसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। प्रैक्टिकली थियोरेटिकली ये मानना है, प्रैक्टिकली 35% है, हमें थियोरेटिकल मानना है। एनालाइजर से हम पहले ही जानते क्या आती थी सर, पोलराइजर वाली लाइट का इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2, ऐसा कैसा, आई नॉट कोस स्क्वायर 45, कितना बन जाएगा बेटा, आई नॉट डिवाइड बाई 4। अनपोलराइज लाइट पोलराइजर से गई हाफ हो गई, और पोलराइजर एनालाइजर से जाएगा क्या हो जाएगा बेटा, दिस इंटेंसिटी कोस स्क्वायर थीटा, दिस इंटेंसिटी कोस स्क्वायर थीटा। मेरे ख्याल से क्लैरिफाई हो गया, सवाल किस टाइप से बनता है। सो वी कैन से क्रिस्टल और पोलराइड ऑन व्हिच द अनपोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड इज पोलराइजर, वही समझा भी रखा था। पोलराइज आपको पोलराइज लाइट को चेक करना, दैट इज नोन एज एनालाइजर। इफ द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर आर पैरेलल, ट्रांसमिशन एक्सिस दोनों ही पैरेलल, तो क्या होगा, सेम एज इट इज, लाइट आपकी पास हो जाएगी, टोटल लाइट पास हो जाएगी। तो आपको समझा दिया, सारी कहानी वही लिखा हुआ है। द फिनोमिना ऑफ पोलराइजेशन अकर ओनली इन, किसमें बच्चों, ट्रांसवर्स में, लॉन्गिट्यूडनल में, बोथ। बच्चों इंटेंसिटी वाला आपको सारे नियम मैं बता चुका हूं। अनपोलराइज लाइट यदि बच्चों ये आपको आई नॉट है तो पोलराइजर से पास होके आई नॉट बाई 2 हो जाएगी। यदि बच्चों सामने एनालाइजर रखा है जो वर्टिकल एंगल थीटा बनाएगा, तो एनालाइजर से पास हो क्या हो जाएगा सर, आई नॉट आपका क्या हो जाएगा बेटा, कोस स्क्वायर थीटा। इस टाइप से हमने बताया है, आपको आगे भी देखते दोबारा वही लिखा हुआ, इफ आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट, कैसी लाइट में लिया, तो पोलराइज्ड लिया है, इंसिडेंट ऑन द एनालाइजर एट एंगल थीटा बिटवीन द ट्रांसमिशन, आपका क्या है, ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर, वो आपको समझा दिया मैंने, वर्टिकल से आपको लेना है। देन इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू विल बी I इज इक्वल टू आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा। इसके बारे में छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी आपको मैंने बताए थे। इफ ए इज द एम्पलीट्यूड, देखो बच्चों क्या किया, इसको आई नॉट को और इसको आई का रिप्लेस कर रहा हूं। ए नॉट जो आपका एम्पलीट्यूड ऑफ पोलराइज लाइट है, ये आपका ट्रांसमिटेड थ्रू, ये क्या बच्चों फाइनल है, ये क्या इनिशियल है, क्या हो जाएगा सर, आपके आई की जगह ए स्क्वायर, आई नॉट की जगह ए स्क्वायर, आपका ए नॉट स्क्वायर कोस थीटा, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, ए आपका फाइनल एम्पलीट्यूड विल बी ए नॉट कोस थीटा। इंटेंसिटी क्या आएगी, आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा, और आपका एम्पलीट्यूड क्या आएगा बेटा, ए नॉट
कोस थीटा, वो हमने यहां बनाया। आई आपका आई इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, देन इंटेंसिटी क्या आ जाएगा, आपको समझा चुका बच्चों में। इसका मैं एग्जांपल फॉर्म में दोबारा आपको बता दूंगा कैसे कैसे क्या बोलना चाहता है। अब एक्सप्रेशन थीटा बिटवीन दिस, देखो एग्जांपल आपको बताया भी था मैंने। अनपोलराइज्ड लाइट बताने का मतलब होता है बच्चों इस टाइप से हर डायरेक्शन में आपके पास लाइट है और इस लाइट की इंटेंसिटी बच्चों अपने पास आई नॉट है, ऐसे बता दिया। बेटा ये आपके पास एक पोलराइजर है, यहां एक पोलराइजर रखा हुआ है और यहां बच्चों एक आपका एनालाइजर है, इस टाइप से एनालाइजर है। एनालाइजर का वर्टिकल से जो एंगल है दैट इज योर 30 डिग्री, इस टाइप से दिया हुआ है। व्हाट विल बी फाइनल इंटेंसिटी, आप फाइनल इंटेंसिटी बताओ क्या आएगा। सो क्या करूंगा सर, अनपोलराइज्ड लाइट जब पोलराइजर से जाएगी, जब पोलराइजर से जाएगी तो क्या बन जाएगा, हाफ हो जाएगा आई नॉट बाई टू। सर इससे जाएगी तो सो आई की वैल्यू आ जाएगी सर ये आई नॉट बाई टू, ये एज इट इज लिया एंड कोस स्क्वायर 30 डिग्री, क्योंकि बच्चा एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। सो आई नॉट बाई टू कोस 30 की वैल्यू क्या है, √3 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा बच्चों 3/8 आई नॉट, ये हमारी फाइनल इंटेंसिटी। सेम कहानी थी बच्चों यहाँ एम्पलीट्यूड बोलता, एम्पलीट्यूड क्या था, एम्पलीट्यूड बच्चों यदि मुझे इसका एम्पलीट्यूड पता है ए नॉट है, सो यहाँ एम्पलीट्यूड क्या होता है इसके पास होने के बाद ए नॉट कोस 30, वो भी हम निकाल पाते। सही है क्या, हमारे पास क्या आता था बेटा फाइनल एम्पलीट्यूड भी आ सकता था। ये कहानी आपको बता चुका हूं। यदि एनालाइजर आपका 90 डिग्री पे है, पोलराइजर से इंटेंसिटी आई नॉट बाई, यदि 90 डिग्री पे ऐसा लेटा हुआ पोलराइजर है, ऐसा पोलराइजर हमारे पास होता तो फिर इसमें से कितनी लाइट आती, 0, वही लिखा था नो लाइट विल पास। फॉर द क्लोज पोलराइजर एंड द एनालाइजर व्हेन थीटा इज 90 डिग्री सो इंटेंसिटी विल बी 0। पोलराइजेशन कंफर्म द, कौन सा नेचर बेटा पोलराइजर आपको बताता है किस टाइप की वेव में सही है, ट्रांसवर्स वेव में। लॉन्गिट्यूडनल होती सारी लाइट ही पास हो जाती, तो ट्रांसवर्स है तो आपकी हाफ लाइट, ऑलमोस्ट हाफ लाइट में बोलता हूं क्योंकि इंटेंसिटी हाफ बोल रहे हैं बेटा, हाफ लाइट आपकी एक्स एक्सिस में, आपकी हाफ आपकी वाई में है। सो इसलिए क्या बोला जा सकता है सर, आपकी आधी लाइट का कट कर गई, लॉन्गिट्यूडनल तो पूरी लाइट क्रॉस कर जाती, फिर ये बात वैलिड नहीं हो पाती। सही है क्या। नेक्स्ट वी कैन सी, नेक्स्ट हमारे पास लाइट कैन बी पोलराइज्ड बाय यूजिंग, छोटा सा क्वेश्चन है, कौन से मेथड से, रिफ्लेक्शन से, रिफ्रैक्शन से कर सकते हैं या डबल रिफ्रैक्शन से कर सकते हैं या डाई क्लोरिज्म। बच्चों ये सारा ही चारों ही तरीके से लाइट को आप पोलराइज कर सकते हो। बेटा रिफ्लेक्शन वाला हम पढ़ेंगे, वो ज्यादा अच्छा ब्रिविस्टल लॉ उसको हम बोलते हैं, देखो कैसा। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या बच्चों, सेकंड के पास पोलराइजेशन कंफर्म विच नेचर, ट्रांसवर्स नेचर हम जानते हैं। नेक्स्ट हमारा सर पोलराइजेशन कैसे किया जा सकता है, रिफ्लेक्शन से, रिफ्रैक्शन से, डबल रिफ्लेक्शन, ऑल ऑफ दीज। सो दिस इज योर इंपॉर्टेंट फॉर पीएमडी ब्रिविस्टर्स लॉ। एक ही टाइप का न्यूमेरिकल बनता है, बिल्कुल आसान चीज है, एक टाइप का क्वेश्चन यहां बनता है। ब्रिविस्टर लॉ क्या बोलता है बच्चों, अच्छे सुनना बेटा, आपके पास एक एयर है और एक आपके पास ग्लास है, दो अलग अलग मीडियम है। ये बच्चों रिफ्लेक्शन से मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे आपका रिफ्लेक्शन से आप अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कर सकते हो, है ना। ऑर्डिनरी लाइट हमारी इसके पास आएगी, अनपोलराइज लाइट है हर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर में भी, इस डायरेक्शन में इसके प्लेन के परपेंडिकुलर भी है। सो एंगल आई है बच्चों, सो क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड, कुछ लाइट आपकी रिफ्लेक्टेड भी हो जाएगी और कुछ आपकी रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। सही है क्या, तो वही हमने बना भी दिया। तो रेड वाला लाइन है बच्चों रिफ्लेक्टेड है, क्योंकि डेंसर मीडियम है, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, हम जानते हैं आर एंगल बनाएगा, कुछ लाइट हमारी वापस भी चली गई है बच्चों। सो एट ए सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस नोन एज पोलराइजिंग एंगल, यदि कोई फिक्स एंगल होता बच्चों जिसका नाम होता पोलराइजिंग एंगल, उसको आईपी लिखेंगे। एक फिक्स एंगल जब रहता आईपी तो उसके बाद क्या होगा बच्चों, आपका रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। यदि बच्चा आप आईपी एंगल पे इंसिडेंट करोगे तो आपको पोलराइज लाइट मिलेगी, वो भी प्लेन वाले डायरेक्ट, कौन सी प्लेन पोलराइज, प्लेन पोलराइज, आपकी परपेंडिकुलर वाली नहीं, डॉट 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 वाली आपको लाइट इसमें रिफ्लेक्टेड में मिलेगी, रिफ्लेक्टेड में अपने पास बचाव रह जाएगा, वही लिखा हुआ देखो कैसा। नेक्स्ट वी कैन सी सच एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ऑर्डिनरी लाइट एट विच रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड। बच्चों क्या बोला, जब ऑर्डिनरी लाइट को कुछ ऐसे एंगल पे आपने इंसिडेंट किया कि रिफ्लेक्शन के बाद लाइट जो कंप्लीटली प्लेन पोलराइज लाइट है, तो इस एंगल क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ पोलराइजेशन या पोलराइजिंग एंगल। सही है क्या बच्चों। जैसे मैंने बच्चों आई को अब आईपी बोल दिया है, सो उस टाइम पे क्या होगा हम जानते हैं सर, यदि इसको आप बोल देते हो आर डैश, हम बोल देते बेटा जो रिफ्लेक्शन हुआ दैट इज योर आर डैश, रिफ्लेक्टेड यहां बना दिया, ऊपर क्या जा गया रिफ्लेक्टेड। द एंगल ऑफ इंसिडेंस
ऑफ ऑर्डिनरी, ये मैं आपको बता चुका बच्चों। एट दिस पॉइंट रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कंडीशन क्या बन गई बच्चों, जब आईपी पे आप इंसिडेंट करोगे तो एंगल क्या होगा दोनों के बीच में, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच में 90 डिग्री एंगल आएगा, वही शो भी किया हुआ है। हमने क्या बोला बेटा, ये तो हम जानते हैं सर, ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये आईपी है तो ये भी आईपी है, लेकिन ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2, तो यहाँ स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। स्नेल्स लॉ कैसे लगा दिया सर, आपके कैसे ऐसा लगा सकते हैं सर, इस फॉर्म में ऊपर क्या 1 इंटू साइन आई पी इज इक्वल टू नीचे क्या बेटा म्यू इंटू साइन आर, सो वी कैन राइट एज म्यू इज इक्वल टू साइन आई पी डिवाइड बाई साइन आर। बच्चों साइन आर क्वेश्चन इस फॉर्म में लिख दिया बेटा, साइन आर को आप लिख दो साइन 90 माइनस आर डैश। बेटा इसको उसने एक बार आर डैश मान लिया, एक्चुअली मैं जानता हूं आईपी के बराबर है, सो दैट विल बी साइन आईपी डिवाइड बाई कोस आर डैश, और कोस आर डैश को मैंने क्या बोला बच्चों, ये भी आईपी के बराबर, सो वी कैन राइट एज म्यू इज इक्वल टू 10 आईपी। चाहे बच्चों अपने को म्यू पता है सो मैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन डायरेक्ट निकाल सकता है, आपको म्यू आपको पता है सो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो बच्चों, एंगल ऑफ पोलराइजेशन हम लिख सकते हैं। ये मैंने ऐसे बना दिया, साइड में आपको लिख के आएगा, टेंशन नहीं ले। सो आप क्या लिखे बेटा, r प्लस r डैश इज 90, सो r वी कैन राइट लाइक दैट। हमारे पास फाइनली प्रूफ आ जाएगा बच्चों, दैट इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 10 आईपी। ध्यान देना बच्चों, पोलराइजेशन में दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट कौन सी, इंटेंसिटी कट करने वाला, इंटेंसिटी कट करने वाला फॉर्मूला था, कैसा आ गया म्यू इज इक्वल टू 10 आईपी होता है। सो दिस इज यू हैव टू रिमेंबर। फ्रंट पेज पे आएंगे बेटा दोनों चीजें, वो ये दोनों चीजें फ्रंट पेज पे आपके आएंगे। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू ब्रेविस्टर्स लॉ क्या हो जाएगा बेटा, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई आर, म्यू इज इक्वल टू साइन आर बाई आई, साइन क्या 10 आईपी करेक्ट है सर, बस आगे ऐसे ही लिखा हुआ है, दैट विल बी राइट आंसर। सो नेक्स्ट इज एट पोलराइजिंग एंगल द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे विल बी 90 डिग्री। क्या होगा बच्चों, दैट विल बी 90 डिग्री। नेक्स्ट इज at polarizing angle the incident unpolarized light is reflected as। बेटा क्या बोला, पोलराइजिंग एंगल पे जो इंसिडेंट आपकी लाइट है अनपोलराइज्ड लाइट है, दैट इज रिफ्लेक्टेड एज किसकी तरह हो जाएगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे आ भी जाएगा, अनपोलराइज्ड लाइट रहेगी, ए पार्शियली पोलराइज्ड रहेगी, या नन ऑफ अबाउट। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट बच्चों। कैसा, प्लेन पोलराइज्ड। कैसे दिखाते थे बच्चों, डॉट डॉट बना के इसको शो करते थे इस टाइप से, रिफ्लेक्टेड वाली। सही है क्या, गुड। बच्चों कुछ वाईडीएससी क्वेश्चन करते हैं और कुछ पोलराइजेशन के। देखो कैसा, व्हेन ए थिन, बड़ा आसान सा, ए थिन वेव शेप फिल्म इज इल्यूमिनेटेड बाय ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट वेवलेंथ कितना बच्चों 6000 एंड 7 फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड। जब आपकी वेवलेंथ 6000 है तो कितनी फ्रिंजेस 7 हैं एट ए सर्टेन रीजन, द नंबर ऑफ फ्रिंजेस विल बी ऑब्जर्व्ड इन द सेम रीजन ऑफ द फिल्म ऑफ लाइट वेवलेंथ दिस। फिर क्या करते हैं बच्चा, आप n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2, सो यू कैन रिलेट विद दिस। n1 दिया हुआ बेटा, लैम्डा 1 दिया हुआ है, n2 नहीं पता लेकिन लैम्डा 2 आपका दिया हुआ है, सो डेफिनेटली यू विल सोल्व यूजिंग दिस। सो n2 यू विल गेट एज सर 10, n2 यू विल गेट एज 10। सही है क्या। क्वेश्चन नेक्स्ट है बच्चों, द इन YDSC एक्सपेरिमेंट ब्लू ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज्ड, the slit are 1.20 mm apart, ठीक है, then the weaving spring is this away। बच्चों ऐसे स्लिट दिया हुआ है, ऐसा अपने पास है, इसकी दूरी कितना बेटा 1.2, हाँ मैं जानता भी स्लो सा होता है बिल्कुल पास में। ये कितना बच्चों, दिस मीटर अवे, ये स्क्रीन है। आपने कौन सी लाइट यूज किया जिसकी वेवलेंथ कितनी है बेटा, ब्लू ग्रीन लाइट है 500 नैनोमीटर। फ्रिंज विड्थ विल बी, फ्रिंज विड्थ क्या होती है बच्चों आपको याद है तो, सो दैट लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा में दिया हुआ कितना बच्चों 500 नैनोमीटर माने 10 पावर -9। डी क्या बच्चों, स्क्रीन से दूरी, दैट इज 5.4, और ये कितना था बच्चों 1.2, लेकिन mm है 10 पावर -3। सोल्व करें बेटा, 10 पावर -3 से कैंसिल हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और ये 2 0 से -4 हो जाएगा। सो यू कैन राइट एज 5 इंटू 10 पावर -4, 5.4 डिवाइड बाई 1.2। बच्चों किसमें आंसर आ रहा है, मीटर में, हमें दे देगा mm में, उसी फॉर्म में आंसर 10 पावर माइनस उसकी फॉर्म में है, सो इट विल बी मीटर। अब देख पाओगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाए बेटा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट है ना। ए सोर्स एमिटेड ए वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ ले बेटा, पहला 480, नेक्स्ट इज 600 mm। YDSC सेपरेशन दिया उस स्लिट के बीच में, और आपको स्क्रीन भी दूरी दिया हुआ, द लीनियर सेपरेशन बिटवीन द फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ 2 वेवलेंथ। तो पहला मैक्सिमा की वैल्यू आप जानते हो क्या आता था, x की वैल्यू, सर x की वैल्यू अपने पास आती थी n लैम्डा d बाई डी, इस टाइप से आती थी n लैम्डा d बाई डी। सो बच्चों ये अपने पास n भी 1 है,
ये डी वी सेम और ये डी वी सेम है। सो अब x2 माइनस x2 करो, आपको 1 करो तो क्या 1। सो लेमडा बाई डी इस टाइप से आप लिख सकते हो, सही है क्या। सेपरेशन यू विल गेट कैसा बच्चों अपने पास इस फॉर्म में हम जानते थे सर y बाई डी, या आपने x बोला बेटे उसको, वही बात है ये n1 n2 आप आ गया सर, ये 1 ही इसको हटाई दो सर, d बाई डी आपका कॉमन है लेमडा 1 माइनस लेमडा 2, लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 फॉर्म में आंसर आ गया, सही है क्या। बिल्कुल आसान सवाल। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। देखा बच्चों, इन YDSC एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज 2 mm, द फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट्स। भाई ये डिफरेंस, व्हेन ए ट्रांसपेरेंट प्लेट ऑफ थिकनेस 0.5 mm is placed in front of one slit, it is found that interference pattern is shifted by this, then the refractive index will be, इंटरफेरेंस पैटर्न आपका 5 mm शिफ्ट कर गया है। बच्चों आपको क्या क्या गिवन है बेटा, ये ऑप्शन आ गया आपके पास। बच्चों हमें क्या क्या गिवन है बेटा, हमें गिवन है कैपिटल डी दिया हुआ है बच्चों, हमें आपके पास थिकनेस टी दी हुई है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना, स्लिट के बीच की दूरी भी है और शिफ्ट भी दे दिया। सो कैसे निकाला जा सकता है सर, मैं पहले से ही जानता हूं कितना पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा चलना पड़ता था, पाथ डिफरेंस आपको कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ता था वो आपको बता था बेटा, डेल्टा एक्स म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये एक्स्ट्रा आपको चलना पड़ रहा था। सो कितना आ गया बेटा, म्यू माइनस 1 टी इंटू डी, सो दैट इज शिफ्ट, शिफ्ट की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 पॉइंट, सही है क्या। शिफ्ट की आप मुझे कैसे किया हुआ है ये, आप याद हो डेल्टा एक्स प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी इस टाइप से था, यदि डेल्टा एक्स को 0 कर देने क्या आएगा, ये अपने पहले वाला पाथ डिफरेंस था, पहले वाला एक्स की फॉर्म में करते ना, एक्स डी बाई डी इस टाइप से इक्वेट करके सोल्व किया था, याद है आपको। So option number 3 is correct. Two coherent sources are placed 0.9 mm apart and fringes are observed 1 meter away. स्क्रीन की दूरी भी दिया हुआ है और स्लिट के बीच की दूरी। The wavelength of monochromatic wave आपकी light is used to produce second dark fringe at a distance of 10. Then central, अच्छा wavelength आपको बतानी किसकी बच्चों, आपको दूरी दिया हुआ सेकंड डार्क फ्रिंज, सेकंड डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज कहां कहां बनती थी, जैसे बच्चों n लैम्डा पे बनती थी तो आपको n प्लस 1/2 इंटू लैम्डा पे बनती थी, n प्लस 1/2 इंटू लैम्डा इसके ऊपर बनती थी, और इसको सोल्व किया था तो बच्चों इसका ऐसा बन गया था लैम्डा d बाई डी। n की वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर दो बच्चों आप 0 और 1 करेंगे तो सेकंड वाला बन जाएगा 3/2 है ना। सो अपने पास इस फॉर्मूले में 3/2 लैम्डा d बाई डी, एक्स की वैल्यू दिया हुआ लैम्डा आ जाएगा। देखो बच्चों वही यूज किया हुआ है, हमारे पास d दिया, कैपिटल D दिया, y दिया है, इसने फॉर्मूला देखो बेटा पुट करके देख लो, वही बनेगा 3/2 है ना। हमने इस फॉर्म में सोल्व किया हुआ है, इस फॉर्म में n की वैल्यू हम कहां से लेते रहे, n की वैल्यू 0 1 2 3 आपका पहला था, ये आपका सेकंड था, तो वन पुट करोगे तो यही बन जाएगा। सब कुछ गिवन है, लैम्डा आपका आ जाएगा, सब कुछ गिवन है, लैम्डा हमारा आ जाएगा। बिल्कुल सरल टाइप के सवाल यहाँ बनते हैं, बिल्कुल आसान टाइप के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं बच्चों, इसमें कोई भी खास परिवर्तन नहीं होता है। ये क्वेश्चन देखते बेटा, ये कैसा आ गया पोलराइजेशन वाला। पोलराइजेशन कुछ क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे ही बताए थे हल्के हल्के, देख लो आप। A beam of unpolarized light is incident on a tourmaline crystal. The intensity of emerged light is I naught. इससे जो निकलेगी टर्मलिन से वो आपकी I naught है, पोलराइजिंग के बाद I naught है। It is incident on another tourmaline crystal C2. It is found that no light is emerging from C2. तो C2 और C1 इसका मतलब क्या बेटा, आपका 90 डिग्री रखे हुए हैं, सही है क्या। If now C1 is rotated through an angle 45 degree towards C2, so दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, अब 45 हो गया है। The intensity of light कितना आ जाएगा, तो आप जानते हैं I naught cos square 45, that will be I naught by 2, that will be I naught by 2, that will be I naught by 2। ऑप्शन नंबर आ जाएगा बच्चों अपने पास 3 में करा चुका हूं क्वेश्चन। एक और देखते हैं, 3 और मोर नंबर ऑफ पोलराइड्स n नंबर है पोलराइड का, 3 4 5 कुछ भी, आर केप्ट इन ए पाथ ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I such that एंगल बिटवीन एनी टू सक्सेसिव पोलराइड इज अदर देन 90। बच्चों 90 भी होता तो 0 ही आ जाता बेटा, फिर तो द इंटेंसिटी लाइट की क्या आएगी, क्या I के बराबर आएगी, लेस देन I आएगी, मोर देन, हाँ लेस देन I की मैं जानता हूँ कितना ही बच्चों, लेस देन, कुछ कुछ वैल्यू कम कर देगा वो, मैं जानता हूँ कितना, I नॉट कोस स्क्वायर थीटा, उससे पता चल जाता, वही लिखा हुआ है बच्चों। एक अच्छा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बैरिस्टर लॉ का देखो, सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए सरफेस ऑफ कम सर्फ आपका लेक, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज 100% पोलराइज्ड। इसका मतलब क्या बेटा, पोलराइज्ड लाइट है
तो वी कैन से जो आपका म्यू आएगा वो 10 IP के बराबर आएगा, लिखा भी हुआ है। सो 10 आपके पास दिया हुआ, सो IP वी कैन राइट, एंगल ऑफ पोलराइजेशन वी कैन राइट दैट इज म्यू इज इक्वल टू 10, म्यू इज इक्वल टू 10 IP, और वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू बच्चों म्यू की वैल्यू 4/3। या एंगल देखा जाए तो IP का एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ये अपने पास हो जाएगी 53 डिग्री 4 मिनट। यही आपका यहां भी हो जाएगा रिफ्लेक्शन का भी। अच्छा, आगे सवाल पढ़ो, सिंपल जोड़ का सवाल है। एंगल बिटवीन सनलाइट एंड सरफेस ऑफ लेक, एंगल बिटवीन सनलाइट एंड सरफेस ऑफ लेक, ये आपको बताना ही है, कोई दिक्कत नहीं। टोटल कितना 90, ये अपने पास है। सो 90 माइनस 53 और दिस कितना आ जाएगा बेटा 36 और 5 6। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। बच्चों एक आसान अच्छा चैप्टर हमने पढ़ा वे ऑप्टिक्स, सीधे न्यूमेरिकल YADSC आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ YADSC के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफ्रैक्शन की थ्योरी इंपॉर्टेंट है, बेरविस्टर लॉ का एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, म्यू इक्वल टू 10 IP हम जानते हैं, पोलराइजेशन का भी बच्चों I cos स्क्वायर थीटा आपको इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले बहुत आसान सी चीजें वे ऑप्टिक्स में थी, वेव फ्रंट टाइप की चीजें। ऐसा ही आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट टाइम मैं आपको आइटम पढ़ाऊंगा। बच्चों आप ऐसे घर पे रहो बेटा, अच्छे से पढ़ते रहो, 170 नंबर लेंगे, राइट टीचर को फॉलो करेंगे, इस बार डॉक्टर हम जरूर बनेंगे। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।